बाकी तो एक सीट बाप पार्टी की है, एक सीट आरएलपी की है, 4 सीटें कांग्रेस की। तो सारी पार्टियों को चुनौती है और अपनी अपनी सीटें बचाएं, अपनी सीट बचाने के अभियान में लगे, प्रयास करें कि ये सीटें उनके पास रह जाए। हमें तो कुछ होना ही नहीं है, खाली होना ही पाना है और हम पाएंगे और अच्छी तरीके से। लोगों का फीडबैक आ रहा है इस पर्ची सरकार के फेल होने के बाद में, उससे सातों की सातों सीटों पे जो है वो बीजेपी सुनने रहेगी और कांग्रेस पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। राजस्थान में पहली बार एक साथ 7 विधानसभा सीटों पर कभी भी उपचुनाव घोषित हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है। माना यह जा रहा है कि अगले माह ही उपचुनाव घोषित किए जा सकते हैं। तैयारियां शुरू हो गई है निर्वाचन विभाग की ओर से भी, साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी और बाप पार्टी की तरफ से भी। कुछ निर्दलीय भी ताल ठोकने को तैयार है अगर पार्टियां उन्हें टिकट नहीं देती हैं। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने भी रणनीतिक तौर पर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा दिया है। लॉबिंग भी इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है। बीते 10 सालों में 16 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए। पूर्व में वसुंधरा राजे की सरकार के समय हुए 8 सीटों के उपचुनाव में 6 पर विपक्ष यानी कांग्रेस की जीत हुई। पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय हुए 8 सीटों पर उपचुनाव में भी सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन 16 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 3 सीटें ही जीत के रूप में मिली, जबकि 1 सीट पर भाजपा के समर्थन से रालोपा जीती थी। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अगर बीते 10 सालों का ट्रेंड देखें तो इनमें से सिर्फ 1 सीट सलूम्बर ऐसी है जिस पर भाजपा 2018 एवं 2023 में जीती है। बाकी 6 सीटों में से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हैं। अन्य 2 सीटों पर निर्दलीय या आदिवासियों से जुड़ी पार्टी जीत हासिल करती रही है। इन स्थितियों से स्पष्ट है कि इस बार उपचुनाव के नतीजे लोगों में बेचैनी पैदा करने वाले होंगे, साथ ही सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के लिए भी बड़ी कठिनाई वाले होंगे। कारण यह है कि इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी परीक्षा तय मानी जा रही है। सवाल यह है कि क्या उनका पिछले 9 महीने का काम उन 6 सीटों पर भी जीत दिला पाएगा जिन पर 2 बार से भाजपा हार रही है। क्या इन सीटों का ट्रेंड बदलेगा? अगर ये ट्रेंड टूटता है तो सीएम भजनलाल सियासत में स्थापित चेहरे के रूप में भी उभरेंगे। सत्ता पक्ष इसको बड़ी बारीक नजर से देख रहा है, संगठन लगातार वहां पर सक्रिय है। वहीं यह परिणाम कांग्रेस के लिए भी चुनौती के रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि 10 साल में हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, झुंझुनू 84 सीटें विधायकों के सांसद बनने, जबकि सलूम्बर व रामगढ़ सीटें विधायकों के आकस्मिक निधन के कारण खाली हुई हैं। राजनीतिक तौर पर ये सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं और अब जब 9 से 10 महीने का कार्यकाल चुनाव तक बीजेपी की सरकार पूरा कर चुकी है, उसमें क्या क्या मुद्दे राजस्थान में सरकार ने आगे बढ़ाए हैं, किन किन मुद्दों पर काम किया है, जनता भजनलाल सरकार और बीजेपी की सरकार को किस तरीके से ले रही है, ये सभी देखने वाली बात होंगी। इन तमाम 7 सीटों पर दावेदारों की संख्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही जबरदस्त है। वो यहाँ पर आकलन का दौर भी शुरू हो गया है। दौसा की अगर हम बात करें तो मुरारी लाल मीणा 1 बार बसपा, 2 बार कांग्रेस से जीते हैं। यहाँ मीणा, गुजर और ब्राह्मण फैक्टर हावी है। भाजपा में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस में मुरारी लाल मीणा का प्रभाव जबरदस्त इस सीट पर दिखेगा। सीट बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा के भाई को देती है या फिर अन्य के खाते में जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जातिगत आधार पर क्या मीणा ही उतारा जाएगा या इस बार ब्राह्मण चेहरे पर भी दौसा में दांव खेला जा सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। देवली, उनियारा, मीना गुजर फैक्टर वहां पर हावी है। ट्रेंड कांग्रेस के पक्ष में रहा है। सचिन पायलट के पक्ष की सीट वहां पर मानी जाती है। ऐसे में मीना गुजर गठबंधन रहा है। टिकट कांग्रेस मीना को देती रही है और गुजर सचिन पायलट के चलते सपोर्ट करते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस वहां जीतती रही। कांग्रेस यहां मीना को टिकट देगी तो भाजपा किसी गुजर को। ऐसे में यहां पर चुनावी बिसात के लिहाज से बेहद अहम और रोचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे सकता है। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ जाट वर्सेज अन्य फैक्टर है। हालांकि कोशिश इस बार की जा रही है कि यह सीट ओला परिवार से छीन ली जाए। यहाँ पिछले 16 चुनाव में केवल 3 बार अन्य जाति का प्रत्याशी जीत सका है। ऐसे में यहाँ पर टिकटों के दावेदार के लिहाज से भी जाट प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा हावी है। खींवसर की बात करें तो ये नागौर का वो किला है जहां आरएलपी का
गढ़ माना जाता है। हनुमान बेनीवाल की ये पारिवारिक या कहीं व्यक्तिगत सीट है, जाट यहाँ पर हावी है। हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द इस पूरे खींवसर इलाके की राजनीति रहती है और जीत हार का अंतर भी उन्हीं के आसपास रहता है। आरएलपी क्या इस बार कांग्रेस के साथ लड़ेगी या कांग्रेस वहां से मिर्जा परिवार में से किसी को उतार सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी में भी दावेदार काफी हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में कड़ी टक्कर हनुमान बेनीवाल को दी थी और बड़ी मुश्किल से हनुमान बेनीवाल जीत पाए थे। क्या टिकट उन्हें मिलेगी या ज्योति मिर्जा को मिलेगी? यहाँ पर इन दोनों के नाम ही जबरदस्त तरीके से हावी है। हालांकि सीआर चौधरी बेहद संजीदा किस्म के व्यक्ति हैं और उनका नाम भी लगातार इस सीट पर चल रहा है। रामगढ़ की बात करें तो ध्रुवीकरण वाली बड़ी सीट है, भाजपा को कड़ी टक्कर यहां पर मिल सकती है। कांग्रेस इमोशनल कार्ड के भरोसे है क्योंकि इस सीट पर हाल ही में जुबेर खान का निधन हुआ है और उसके बाद उनकी पत्नी को संभवतः टिकट दी जा सकती है। हालांकि इस पूरे इलाके में हार जीत का अंतर हिंदू और अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटों के आधार पर तय होता है और ये सीट बीजेपी इस बार जीतने के दावे कर रही है और पूरी तैयारियां भी उसी हिसाब से है। 84 आदिवासी प्रभावी सीट है। राजकुमार रोत यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जीतते रहे हैं और उनके आसपास कोई भी पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस या बीजेपी। 70% के करीब वोट आदिवासियों के हैं, बाप का प्रभुत्व है और इस प्रभुत्व का असर इस चुनाव में भी दिखेगा। संभवतः एक वही सीट है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना दावा नहीं कर रही है। हालांकि कैंडिडेट उतारने के लिए सारी गणित लगातार चल रही है। सलूम्बर की बात करें तो 3 बार से यह सीट भाजपा जीत रही है। यहां भी इमोशनल फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन बाप पार्टी पिछले चुनाव में मजबूत हुई है, हार जीत के अंतर को कम किया है और इस बार बाप पार्टी के कैंडिडेट से कड़ी चुनौती बीजेपी को मिल सकती है। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है तो जरूर बाप पार्टी के कुछ वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर समर्थन इंडिया गठबंधन के तहत बाप पार्टी को कांग्रेस ने दिया तो यहां भी परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। इन 7 सीटों का ये मोटा मोटा गणित है, लेकिन 7 सीटों में से बीजेपी का दावा है कि सत्ता में वो है और कम से कम 6 सीटें तो वो जीतेंगे। दावा 7 का किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ है वही हश्र इस बार बीजेपी का होगा। इस पूरे मामले में सीएम भजनलाल शर्मा की कार्यशैली, संगठन में हुए हालिया बदलाव, कार्यकर्ताओं और जनता के हुए काम काफी असरदार रहेंगे। राइजिंग राजस्थान के रूप में राजस्थान बड़ा इवेंट करने जा रहा है, उसका असर क्या इन तमाम सीटों के क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के खुलने की तरफ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ में स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और शिक्षा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार के साथ साथ बने हुए हैं। इन मुद्दों पर भजनलाल सरकार कितना काम कर पाई है अब तक के शासनकाल में, ये भी इस उपचुनाव के आधार पर तय होगा। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे मसले में भजनलाल शर्मा को बतौर सीएम किनारे रख रहे हैं कि इस हार जीत का कोई असर सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी कार्यशैली पर नहीं पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि अगर जीते तो भजनलाल शर्मा मजबूत होंगे, यानी अगर हारे तो फिर अंतर आप देख सकते हैं। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा, अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।